सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय बाजिया। साइकोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखो बच्चों, मनोविज्ञान की अपन चर्चा कर रहे थे और मनोविज्ञान की जो पहली यूनिट अपन ने शुरू की थी उस यूनिट का नाम था अधिगम। अधिगम को लेकर अपन ने जो फर्स्ट वीडियो में जो चर्चा की थी उसमें अपनी बात हुई थी। सबसे पहले अपन ने अधिगम का अर्थ देखा था, उसके बाद में विभिन्न विद्वानों ने अधिगम की जो जो परिभाषाएं दी थी उन परिभाषाओं को लेकर अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद में अपन ने देखे थे अधिगम के सोपान या स्टेप की किन स्टेपों का पालन करते हुए एक बालक अधिगम कर पाता है। तो अधिगम के कुल मिलाकर अपन ने 6 सोपानों की चर्चा की थी। इसके बाद में अपन ने बात की थी अधिगम के प्रकार, जिसके बारे में मैंने आपको ये कहा था कि भाई अधिगम के 2 प्रकार हैं। प्रकार न पूछकर एग्जाम में पूछे जाते हैं अपने से उदाहरण। एक उदाहरण एग्जाम में आता है, फिर अपने से पूछा जाता है कि ये संज्ञानवादी अधिगम है या गत्यात्मक अधिगम है। तो यहाँ तक अपने लास्ट वीडियो में चर्चा कंप्लीट हुई थी। इसके आगे अपन प्रारंभ करते हैं। अब अपन बात करेंगे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों को लेकर चर्चा होगी और अधिगम का जो पहला सिद्धांत जिसकी अपन चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं उस सिद्धांत का नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। सिद्धांत का क्या नाम है? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इसका आपको इंग्लिश वर्ड भी ध्यान रखना है, स्टिमुलस। सर शेड आप दोनों पेन में। स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस कहते हैं पर उद्दीपक को, और उस उद्दीपक को देखकर जो हम अनुक्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं? रेस्पॉन्स। देखो सिंपल से अपन वैसे चर्चा करें, यह सिद्धांत अपने को क्या कहता है कि कोई भी बालक अनुक्रिया करना तब प्रारंभ करता है जब उसके सामने क्या होता है? उद्दीपक होता है। जैसे आज अपन ने या अपन ये मान लेते हैं कि आप ऑनलाइन वीडियो देख रहे हो, ऑनलाइन वीडियो देखने के बाद आप उसकी स्टडी कर रहे हो। इसके अलावा अन्य आप अपने कोई नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहे हो, ये सब आपकी क्या है? अनुक्रिया है। ये अनुक्रिया आप लोग क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके सामने उद्दीपक है, रिट की परीक्षा है। उस उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? अनुक्रिया कर रहे हो। तो इस सिद्धांत का नाम क्या हो गया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, जिसे अपन कहते हैं एसार सिद्धांत। सबसे पहले अपने को कुछ फैक्ट ध्यान रखने इसके बारे में। इसके प्रवर्तक या जनक कौन थे? थॉर्नडाइक। ये भी ध्यान रख लेना, थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे वो कहां के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कब दिया था? 1913 ईस्वी में। अपना सिद्धांत प्रमाणित करने के लिए इन्होंने प्रयोग किया था, और प्रयोग किस पर किया था? बिल्ली पर। अपने सिद्धांत की प्रामाणिकता साबित करने के लिए इन्होंने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने बिल्ली पर। शुरुआत अपन उनके प्रयोग से ही करते हैं। जैसे इन्होंने प्रयोग क्या किया? इन्होंने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया, और पिंजरे में बंद करने के बाद पिंजरे के बाहर एक मछली का मांस का टुकड़ा रख दिया। अब देखो बिल्ली जो थी उसके लिए उद्दीपक क्या हो गया? वो मांस का टुकड़ा उसके लिए क्या हो गया? उद्दीपक हो गया। अगर बिल्ली भूखी नहीं होती तो बिल्ली के लिए वो उद्दीपक नहीं होता, लेकिन बिल्ली भूखी थी इसलिए बिल्ली के लिए वो उद्दीपक क्या हो गया? मांस का टुकड़ा। उद्दीपक का मतलब होता है वह लक्ष्य जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, वही हमारे लिए क्या होता है? उद्दीपक होता है। तो इसको एक आप शॉर्ट में ऐसे लिख लेना, भूखी बिल्ली। भूखी बिल्ली को बंद कहां किया? पिंजरे में। पिंजरे में बंद, बाहर क्या रखा? मांस का टुकड़ा। मांस का टुकड़ा बिल्ली के लिए क्या था? उद्दीपक।
अब मांस का टुकड़ा जब बिल्ली को दिखाई देगा, बताओ बिल्ली उछल कूद मचाएगी कि नहीं मचाएगी, क्योंकि बिल्ली उस मांस के टुकड़े को प्राप्त करना चाहेगी। बिल्ली जो उछल कूद मचा रही है वो बिल्ली क्या कर रही है, वो अनुक्रिया कर रही है। तो बिल्ली का उछल कूद मचाना तो क्या हो गया, अनुक्रिया हो गया, और वो मांस का टुकड़ा क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। बिल्ली उछल कूद मचाती है, ये उछल कूद मचाना क्या हो गया उसके लिए, अनुक्रिया। जब बार बार बिल्ली उछल कूद करती है, अनुक्रिया करती है, एक समय ऐसा आता है कि जिस पिंजरे में बंद थी बिल्ली, उस पिंजरे के लीवर पर बिल्ली का पैर रखा जाता है। लीवर पर पैर रखते ही पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली बाहर निकलती है, बिल्ली मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। ये प्रयोग थॉर्नडाइक ने एक बार ही नहीं किया, लगातार ये प्रयोग जारी रखा। कैसे? 24 घंटे तक फिर बिल्ली को भूखा रखा गया। अगले दिन लगभग वही टाइम, जब 24 घंटे हो गए, बिल्ली को वापस भूख लग गई, बिल्ली को पिंजरे में बंद किया जाता है, उसी पिंजरे में बंद किया जाता है, ध्यान रखना, और उसी जगह क्या रखा जाता है, मांस का टुकड़ा रखा जाता है। बिल्ली फिर वो उछल कूद प्रारंभ करती है। जब लगातार ये प्रयोग जारी रहता है तो धीरे धीरे बिल्ली को ये समझ में आने लगता है कि भाई, अचानक से ध्यान रखना, बिल्ली को समझ में नहीं आता, बिल्ली को धीरे धीरे समझ में आता है कि भाई ये जो पिंजरा है, इस पिंजरे के उधर भी दरवाजा नहीं है, इधर भी दरवाजा नहीं है। इसलिए बिल्ली लगातार अनुक्रिया करते करते ये सीख जाती है कि इस पिंजरे का दरवाजा ना उधर है ना उधर है। इसलिए बिल्ली ने अब 2 दिशाओं में उछल कूद मचाना बंद कर दिया। अब बिल्ली के अनुक्रिया करने का क्षेत्र सीमित हो गया, मतलब उछल कूद करने का क्षेत्र सीमित हो गया। अब बिल्ली के लिए ये 2 दिशाएं बची थी जहां बिल्ली उछल कूद कर रही थी। लगातार फिर प्रयोग जारी रहा, जारी रहते रहते एक दिन ऐसा आता है जब बिल्ली को एग्जैक्ट जगह पता चल जाती है कि इस पिंजरे का लीवर कौन सी जगह। लास्ट में आके ये स्थिति होती है कि थॉर्नडाइक बिल्ली को जैसे ही पिंजरे में बंद करता है, बिल्ली डायरेक्ट लीवर दबाती है और लीवर खोल के मांस का टुकड़ा प्राप्त कर लेती है। तो इस सिद्धांत के माध्यम से थॉर्नडाइक ने अपने को ये बता दिया कि जब बालक लगातार अनुक्रिया करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, तो लास्ट में आकर उसको अधिगम हो जाता है। जैसे बिल्ली को अधिगम हुआ, अधिगम का मतलब सीखना, बिल्ली ने लास्ट में आके सीख लिया कि इस पिंजरे का लीवर कहां पे है। वैसे ही बालक भी जब लगातार अभ्यास करता जाता है, लगातार अनुक्रिया करता जाता है, तो लास्ट में आके वो सीख जाता है। तो ये सिद्धांत किसका था? थॉर्नडाइक का, जिसने बिल्ली पर प्रयोग करके अपने को ये सिखा दिया कि बालक अनुक्रिया करता है किसको देखकर? उद्दीपक को देखकर। अब इस सिद्धांत के माध्यम से थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए, उन नियमों की अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले ये देख लो थोड़ा सा और कि इस सिद्धांत के अन्य कुछ और भी नाम हैं। जैसे इस सिद्धांत के अन्य नामों की अपन चर्चा करें, अन्य क्या क्या नाम है इस सिद्धांत के। देखो मेन नाम तो कौन सा हो गया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। इस कारण इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसआर सिद्धांत या एसआर थ्योरी। थॉर्नडाइक ने बताया कि उद्दीपक होगा तभी कोई बालक या व्यक्ति क्या कर पाएगा? अनुक्रिया कर पाएगा। तो उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों में क्या होता है? संबंध होता है, दोनों में बॉन्ड होता है। बॉन्ड कहते हैं बंध को। तो इन दोनों में संबंध होने के कारण इसे संबंध का सिद्धांत भी कहते हैं, दोनों में बॉन्ड होने के कारण इसे बंध का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अन्य नामों में एक नाम तो अपने को ये ध्यान रखना है, संबंध का सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत। एक नाम तो क्या हो गया? संबंध का या संबंधवाद का सिद्धांत। दूसरा दोनों के बीच, इन दोनों के बीच क्या हो गया? बंध हो गया, बॉन्ड हो गया। इस कारण इसे कहते हैं बंध का सिद्धांत। ये सिद्धांत अपने को ये भी बताता है कि भाई जब बालक अनुक्रिया करता है, प्रयास करता है, तो प्रयास करने के दौरान कई बार वो गलतियां करता जाता है, गलतियों से सीखता जाता है। समझ रहे हो बात? कैसे?
बिल्ली बार बार प्रयास कर रही थी। अब प्रयास के दौरान बिल्ली एग्जैक्ट लीवर पे ही पैर थोड़ी रख रही थी, तो बिल्ली प्रयास कर रही थी। गलत दिशाओं में बिल्ली का प्रयास बिल्ली के लिए क्या था? बिल्ली के लिए वो त्रुटि थी, बिल्ली के लिए वो भूल थी। तो जैसे बालक प्रयास करता जाता है, उसकी कई त्रुटियां या कई भूल होती जाती है, उन त्रुटियों या भूलों से वो सीखता जाता है। और त्रुटि या भूल कब होगी? जब वह बालक क्या करेगा? प्रयास करेगा। इस आधार पर इस सिद्धांत का नाम पड़ा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। और प्रयास व त्रुटि को ही कह सकते हैं अपन प्रयत्न या भूल का सिद्धांत। प्रयत्न व भूल। तो तीन अन्य नाम हो गए इस सिद्धांत के: संबंधवाद का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत। इसका कारण तो यह है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच का होता है संबंध होता है। तीसरा नाम है प्रयास और त्रुटि, जिसे अपन कह सकते हैं प्रयत्न व भूल का सिद्धांत। अब अपन चर्चा करेंगे जो थॉर्नडाइक ने अपने को सीखने के जो 8 नियम बताए, उन नियमों को लेकर। हेडिंग अपनी होगी थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के नियम। अगर डायरेक्ट अपने से पूछा जाता है थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम बताए, तो अपना आंसर होगा 8 नियम बताए। 8 नियमों को इसने 2 भागों में बांट दिया थॉर्नडाइक ने। कुछ नियम तो थे कैसे? मुख्य नियम। मुख्य नियमों की संख्या थी टोटल कितनी? 3। कुछ नियम थे इसके सहायक नियम कह दो, चाहे इसे गौण नियम कह दो, जिनकी संख्या थी कितनी? 5। तो कुल मिलाकर थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए अधिगम के नियम कितने हो गए? 8। इनमें से मुख्य नियम थे 3, सहायक या गौण नियम थे कितने? 5। पहले अपन मुख्य नियमों की चर्चा करेंगे। जैसे इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए। पहला तत्परता का नियम, दूसरा मुख्य नियम था अभ्यास का नियम, तीसरा इनका मुख्य नियम था परिणाम व प्रभाव का नियम। अब इनका कंसेप्ट अपन समझने का प्रयास करते हैं। ये जो अधिगम के थॉर्नडाइक ने नियम बताए थे, ये नियम इन्होंने जो खुद प्रयोग किया था, किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली के प्रयोग के आधार पर ही थॉर्नडाइक ने क्या बताए थे? अधिगम के नियम बताए थे। अब आप लोग थोड़ा ये दिमाग लगाओ, क्या बिल्ली सीखने के लिए तत्पर थी? बिल्कुल बिल्ली सीखने के लिए तत्पर थी। अगर बिल्ली को पिंजरे में बंद किया जाता, पिंजरे में बंद करने के बाद बिल्ली अगर तत्पर नहीं होती, तो वो एक कोने में चुपचाप बैठी रहती, और कोने में चुपचाप बैठी रहती तो वो ये नहीं सीख पाती कि इस लीवर का दरवाजा कहाँ है। तो इस आधार पर इन्होंने ये बता दिया कि बालक तभी सीख पाता है जब वो सीखने को क्या होता है? तत्पर होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में अपने से उदाहरण पूछे जाते हैं कि यह उदाहरण अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है, या यह उदाहरण थॉर्नडाइक के अधिगम के किस नियम पर आधारित है। जैसे इसका जो सबसे प्रसिद्ध एग्जाम्पल है वो है कि एक घोड़े को हम तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते। एक तालाब है, इस तालाब तक अपन घोड़े को ले गए। घोड़ा तब तक पानी नहीं पिएगा जब तक वो खुद पानी पीने को क्या नहीं होगा? तत्पर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने को बाध्य नहीं कर सकते। अब हम अपन कक्षा में, जैसे हम किसी कक्षा को अधिगम करवाने कक्षा कक्ष में अपनी एंट्री हो गई, उसके बाद में अपन ने अधिगम प्रारंभ करवा दिया, मतलब अधिगम शुरू करवाया। कोई भी टॉपिक लिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हम चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दें, लेकिन तब तक अपना अधिगम बच्चों
अपने द्वारा पढ़ाई गई विषय वस्तु का बच्चे तब तक अधिगम नहीं कर पाएंगे जब तक बच्चे खुद सीखने को क्या नहीं होंगे, तत्पर नहीं होंगे। तो अगर आपसे ये एग्जांपल आ जाए, जैसे अपन बात करें, एक शिक्षक कक्ष में कितना भी अच्छा पढ़ा दे लेकिन बच्चों को सीखने को बाध्य नहीं कर सकता। किस नियम पर आधारित होगा? तत्परता के नियम पर आधारित होगा। उदाहरण दोबारा सुना, अगर ऐसा उदाहरण आपसे पूछा जाए, उदाहरण ये है कि एक शिक्षक चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा दे लेकिन बच्चों को सीखने को बाध्य नहीं कर सकता। तो किस नियम पर आधारित हो गया? तत्परता के नियम पर। सीखने को बाध्य क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बच्चा तभी सीख पाएगा जब वो खुद सीखने को क्या रहेगा, तत्पर रहेगा। तो पहला तो मुख्य नियम कौन सा हो गया? तत्परता का नियम। तो इस टाइप का अगर आपसे कोई उदाहरण पूछा जाए तो आप कौन सा नियम बताओगे इसमें? तत्परता का नियम। दूसरा इनका मुख्य नियम कौन सा है? अभ्यास का नियम। देखो, बिल्ली को जब लगातार पिंजरे में बंद किया जा रहा था तब बिल्ली धीरे धीरे ये सीख रही थी कि हाँ भाई, ये दो दिशाएं बिल्ली ने शुरुआत में छोड़ दी थी। लगभग काफी दिनों तक जब बिल्ली का लगातार अभ्यास जारी रहा था उस पिंजरे में बंद करने का और उछल कूद मचाने का जो अभ्यास जारी रहा था, उसके आधार पर बिल्ली ये सीख गई थी कि हाँ भाई, इन दो दिशाओं में तो कहीं भी इस पिंजरे का दरवाजा या लीवर नहीं है। अब एक चीज बताओ कि यदि थॉर्नडाइक इतना बिल्ली के सीखने के बाद बिल्ली पर प्रयोग करना बंद कर देता और 1 साल बाद बिल्ली पर दोबारा प्रयोग करता, तो क्या बिल्ली को इस बात का पता रहता क्या कि इन दो दिशाओं में तो दरवाजा नहीं है? तब तक बिल्ली उस बात को भूल चुकी होती। तो याद कब रहता है? जब हम पढ़ाई गई विषय वस्तु का लगातार क्या कर रहे हैं? अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास के माध्यम से बिल्ली ने खुद ने सीख लिया कि इस पिंजरे का लीवर कौन सी जगह है। तो इसी आधार पर अगर बालक लगातार अभ्यास करता जाता है तो बालक भी पढ़ाई गई विषय वस्तु को आसानी से सीख जाता है। जो कोई टॉपिक अपन ने बालक को पढ़ा दिया, अगर बालक उसका अभ्यास कर रहा है तब तो वो उसके लिए यूजफुल होगा, मतलब उपयोगी होगा। अगर बालक ने उस विषय वस्तु को एक बार समझने के बाद भी अगर उसका अभ्यास नहीं किया तो कुछ समय बाद वो विषय वस्तु उस बालक के लिए क्या हो जाएगी? अनुपयोगी हो जाएगी। इस आधार पर अभ्यास के नियम के ही 2 उपनियम हैं, एक उपयोगिता का नियम और दूसरा अनुपयोगिता का नियम। तो ये भी ध्यान रखना, थॉर्नडाइक के अधिगम के किस नियम के ये 2 उपनियम है? अभ्यास के नियम के 2 उपनियम है। कहने का मतलब ये हो गया कि पढ़ाई गई विषय वस्तु का अगर बालक लगातार अभ्यास करता जाता है तब तो वो विषय वस्तु उसके लिए क्या रहेगी? उपयोगी रहेगी। तो क्या हो गया? उपयोगिता का नियम। अगर बालक उस पढ़ाई गई विषय वस्तु का अभ्यास नहीं करता है तो वो विषय वस्तु उसके लिए क्या हो जाएगी? अनुपयोगी हो जाएगी। तो कौन सा नियम हो गया? अनुपयोगिता का नियम। इसका अपन एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजात। क्योंकि जड़मत एकदम जड़ बुद्धि की थी बिल्ली, तो बिल्ली में कहां बेचारे में ज्यादा बुद्धि आती है, लेकिन बिल्ली भी लगातार अभ्यास के माध्यम से सीख गई कि भाई दरवाजा कहां है। तो लगातार हम भी प्रयास करते जाते हैं तो जटिल से जटिल विषय वस्तु को भी अपन समझ लेते हैं। अगला नियम है परिणाम और प्रभाव का नियम। देखो, अगर परिणाम पॉजिटिव आता है तब तो हमें क्या मिलता है? तब तो अपने पे कैसा प्रभाव रहता है? हमें संतोष मिलता है। और अगर अपन ने कोई विषय वस्तु सीख ली, उसके बाद में अगर जब रिजल्ट की बारी आई, रिजल्ट या परिणाम, अगर परिणाम अपने पक्ष में आया, पॉजिटिव आया, तब तो अपने को संतुष्टि या संतोष मिलता है। और अगर परिणाम नेगेटिव आया तो अपने को असंतुष्टि या असंतोष मिलता है। बिल्ली को तब तक असंतोष मिल रहा था जब तक कि उसका वो दरवाजे का लीवर नहीं खुल रहा था, तब तक बिल्ली असंतुष्ट थी, बिल्ली को असंतोष प्राप्त हो रहा था। और जैसे ही वो दरवाजा खुल गया, बिल्ली को किसकी प्राप्ति हो गई? संतोष की प्राप्ति हो गई। तो जैसा परिणाम वैसा ही हमारे ऊपर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। या तो परिणाम के आधार पर अपने को संतोष मिलेगा या असंतोष मिलेगा,
इस आधार पर इस नियम का ही क्या नाम है दूसरा, संतोष या असंतोष का नियम। तो ये तो चर्चा हो गई अपनी किसको लेकर, थॉर्नडाइक के द्वारा अधिगम के जो मुख्य नियम बताए गए थे। कितने नियम थे, 3 नियम थे। इन तीनों नियमों का आप कंसेप्ट समझने का प्रयास करना। इसके बाद में अपन चर्चा करेंगे किसको लेकर, थॉर्नडाइक द्वारा बताए गए गौण नियमों को लेकर। और ये चर्चा होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।